तो चलिए आज हम एक काफी सर्द और थोड़ी डरावनी कहानी में चलते हैं। साल था 1874, जगह अमेरिकी पश्चिम। ये कहानी है सोने के खोजियों की, एक बहुत ही मुश्किल सर्दी की और एक ऐसी खोज की जिसने सबको दहला दिया था। हमारे पास जो ब्यौरा है वो अल्फ्रेड पैकर और उसके कुछ साथियों की यात्रा का है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे 5 लोग एकदम से गायब हो गए। और फिर जो सच सामने आया वो तो और भी चौंकाने वाला था। हाँ, शुरुआत तो एक अजीब कैंपसाइट की खोज से होती है। जॉन रैंडोल्फ ने ढूंढा था और पहला सवाल यही उठता है कि भाई अल्फ्रेड पैकर अकेला कैसे बच गया महीनों तक जंगल में। सही। तो जरा उस समय पर वापस चलते हैं। जगह थी पश्चिमी कोलोराडो, 1874 की सर्दियां। हाँ, कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी और ये सोने के खोजी मतलब बर्फ में बुरी तरह फंस गए थे। और इन्हीं में था अल्फ्रेड पैकर। जी। और उसने एक आइडिया दिया, कहा कि चलो एक छोटा रास्ता लेते हैं, ब्रेकनरिज पहुंच जाएंगे जल्दी। वादा किया कि भाई बस 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते। उन हालात में तो ये बहुत बड़ा रिस्क लगता है। और क्या बाकी लोग उसके साथ थे, मतलब उसे पसंद करते थे? नहीं, यही तो बात थी। ज्यादातर लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, आलसी समझते थे और उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे, तो एक तरह से बोझ मानते थे। ओह। लेकिन एक थे, इज़राइल स्वान, थोड़े उम्रदराज थे। उनकी राय अलग थी। उन्हें लगता था कि पैकर होशियार है, हिम्मत वाला है अच्छा। और शायद शायद इज़राइल पर सोना खोजने का दबाव भी कुछ ज्यादा था। यानी स्वान को लगा कि पैकर उनकी मदद कर सकता है जल्दी पहुंचने में। शायद यही बात हो। पर इसी दौरान एक और मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। चीफ उरे थे वहां। चीफ उरे। हाँ, एक सम्मानित यूट मुखिया थे। पहले भी इन लोगों की मदद कर चुके थे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी। किस बारे में? उन्होंने कहा कि अभी मत निकलो, मौसम बहुत खराब है, ये मौत को दावत देने जैसा होगा। उन्होंने बाकायदा जमीन पर नक्शा बनाकर समझाया क्या समझाया? कि नदी के किनारे किनारे चलो, सैन जुआन पहाड़ों को पार करने की गलती बिल्कुल मत करना। साफ मना किया था। एक अनुभवी स्थानीय नेता की सीधी चेतावनी, और फिर भी ये लोग निकल पड़े। अजीब है। हाँ, निकल पड़े। पैकर, इज़राइल स्वान और 4 और लोग, कुल 6। चीफ उरे की बात नहीं मानी। और शुरुआत कैसी रही यात्रा की? शुरुआत में एक एक छोटा सा वाकया हुआ। इज़राइल स्वॉन ने देखा पैकर ठंड से कांप रहा है, तो अपना गर्म कॉफी पॉट उसे दे दिया। उसमें कोयले दहक रहे थे। अच्छा। पैकर ने बदले में उसे थोड़ी शराब दी। ऐसा लगता है इज़राइल स्वॉन थोड़ा मतलब ध्यान रख रहा था पैकर का। शायद उसकी कम उम्र की वजह से, या फिर उसकी बाह पर एक टैटू था, एल्फ्रेड नाम का, गलत स्पेलिंग वाला। एल्फ्रेड। दिलचस्प है। तो क्या उन्होंने उरे का बताया रास्ता अपनाया फिर? देखिए, शुरू में तो कोशिश की, लेकिन मौसम फिर बिगड़ गया। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई ओहो। और वो रास्ता भटक गए। और नतीजा, 2 महीने तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। पूरे 2 महीने? फिर क्या हुआ? फिर आया अप्रैल 1874। अल्फ्रेड पैकर अकेला एक चौकी पर पहुंचा। अकेला? हाँ, बिल्कुल अकेला। हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक राइफल थी और वही कॉफी पॉट। वही कॉफी पॉट। तो बाकी 5 लोगों का क्या हुआ? उसने क्या बताया? उसने एक कहानी सुनाई। कहा कि जब वो लोग पहाड़ों से गुजर रहे थे, मतलब ठीक वही कर रहे थे जिसके लिए चीफ उरे ने मना किया था, तो बाकियों ने उसे पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वो उनके साथ चल नहीं पा रहा था, उसकी रफ्तार धीमी थी। हम्म। उसने दावा किया कि वो हफ्तों तक अकेला भटकता रहा। जड़ें, जंगली फूल और यहाँ तक कि अपने चमड़े के जूते उबाल के खा के जिंदा रहा। जूते उबालकर? हाँ, और कहा कि कॉफी पॉट के कोयलों से आग जलाता रहा। बाकियों के बारे में पूछा तो बोला मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। ये कहानी तो, मतलब, क्या ये मुमकिन भी है हफ्तों तक सिर्फ जड़ों और जूतों पर? मुझे तो यहीं से कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल सही। कहानी में झोल तो था, और असली भयानक सच तो तब सामने आया जब अगस्त में बर्फ पिघली। अगस्त में क्या हुआ? जॉन रैंडोल्फ नाम का एक कलाकार था। वो उसी इलाके में घूम रहा था और उसे एक बहुत तेज भयानक बदबू आई। बदबू? कहाँ से आ रही थी ये? वो बदबू का पीछा करते हुए एक कैंपसाइट तक पहुंचा और वहां उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या देखा उसने? जमीन पर 5 लाशें पड़ी थी, एक लाइन में। 5 लाशें? हाँ, और सबकी मौत हिंसक तरीके से हुई थी। सर पे गहरी चोटें थी, एक का तो सिर ही गायब था। हे भगवान। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उनके सीने काटे गए थे,
बहुत सफाई से, जैसे किसी कसाई ने काटे हों। ये तो बहुत भयानक है। सीने काटे गए थे? और लाशें सड़ने की अलग-अलग स्टेज में थीं, जिससे अंदाजा लगा कि मौतें एक साथ नहीं हुई, अलग-अलग समय पर हुई हैं। अलग-अलग समय पर? हाँ, और इज़राइल स्वान जिसकी हमने बात की थी, उसके शरीर पर संघर्ष के निशान भी मिले। मतलब उसने लड़ने की कोशिश की थी? ऐसा ही लगता है। और पास में ही एक बुझी हुई आग की जले थी, एक छोटा सा शेल्टर जैसा बना था। मतलब साफ था कि कोई वहां काफी समय तक रहा था। और? और सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो शख्स लाशों को काट रहा था, पका रहा था और खा रहा था। नरभक्षण, कैनिबलिज्म। हाँ, ये नरभक्षण का साफ मामला था। रैंडोल्फ इतना डर गया कि वो सीधा भागा वहां से मदद लाने के लिए। तो अब तो शक सीधा पैकर पर ही गया होगा। उसकी कहानी झूठी निकली। बिल्कुल। जांच हुई और सब साफ हो गया। पैकर ने ही उन 5 को मारा था। 5 को? माना जाता है कि 4 को शायद सोते हुए मारा, लेकिन इज़राइल स्वॉन ये संघर्ष किया था। और पैकर ने क्या कहा? उसने माना? उसने हत्याओं के बारे में तो गोलमोल जवाब दिए। एक के लिए कहा कि आत्मरक्षा में मारा, लेकिन उसने नरभक्षण की बात कबूल कर ली। उसने मान लिया कि उसने इंसानी मांस खाया? हाँ, मान लिया। और यहां तक कहा कि उसे इसका स्वाद पसंद आने लगा था। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। और वो हिरन वाली बात क्या थी? हाँ, ये और भी अजीब है। पता चला कि कैंपसाइट के पास ही एक मरे हुए हिरन की लाश भी पड़ी थी। ताज़ा शिकार। हिरन की लाश? हाँ, जिसे पैकर ने छुआ तक नहीं था। खाना उपलब्ध था, लेकिन उसने इंसानी मांस चुना। ये बात तो पूरी कहानी को और भी भयानक बना देती है। तो फिर सजा क्या हुई उसे? हत्या के लिए 40 साल जेल की सजा हुई। 40 साल? हाँ, काफी समय बाद 1901 में वो पैरोल पर रिहा हुआ और कहते हैं कि रिहाई के बाद वो पूरी तरह शाकाहारी बन गया था। शाकाहारी? क्या विडंबना है। और फिर? कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। वाकई क्या कहानी है। एक तरफ देखिए तो हताशा है, जिंदा रहने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज करना है। बिल्कुल। और फिर ये हत्याएं और नरभक्षण। पैकर की जो पहली कहानी थी वो कितनी अलग थी उस भयानक सच्चाई से जो बाद में सामने आई। ये विरोधाभास ही सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी थी या फिर ये सोची समझी हिंसा थी? वो हिरन वाली बात कि खाना होते हुए भी उसने वो रास्ता चुना, ये सवाल जरूर खड़ा करती है। और शायद यही सवाल हमें आज के लिए छोड़ देना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चरम परिस्थिति होती है, वो कौन सी सीमा होती है जो इंसान को सबसे बड़े डर, सबसे बड़े निषेध, नरभक्षण को पार करने पर मजबूर कर देती है। क्या एल्फ्रेड पैकल के काम सिर्फ हालात का नतीजा थे, या उसके अंदर कोई ऐसा अंधेरा पहले से मौजूद था जिसे उन परिस्थितियों ने बाहर निकाल दिया? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।